नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 जो कि अब कट कर 1.2 हो चुकी है नए सिलेबस के आधार पर। पहले जो 1.3 थी वो अब 1.2 हो चुकी है और 1.2 के अंदर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अब सर्वप्रथम अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें हम अंश व हर के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर कभी भी 0 नहीं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किताब के अंदर से लिख लेना। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, वह संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 ना, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, पाई, 3.1478, ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं? अगर आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करूं तो इन सभी के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती के हैं। तो दशमलव प्रसार के बारे में आपने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा होगा कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होता है वह सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला कि 3.1478, ऐसे डैश 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 ये अनंत तक आता ही रहेगा। अभी अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या? कि आवर्ती तो हो रही है, ये अनंत बार तो आएगा पर आवर्ती नहीं हो रही है, बार बार कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी एक क्रम के अंदर नहीं आ रहा है। 3.1472 ये अनंत तक आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, तो अनवसानी अनावर्ती है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड कुछ प्रमेय। तो सबसे पहले एक आसान से प्रमेय से शुरुआत करते हैं। तो प्रमेय कुछ इस प्रकार का है, ध्यान दीजिए कि प्रमेय, अब मैं शॉर्टकट के अंदर लिख रहा हूं कि ए स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, किसी अभाज्य संख्या p से विभाजित है, p से उस अभाज्य संख्या का मैंने नाम दे दिया p। तो ए स्क्वायर, ए भी कोई क्या है, संख्या ही है। ए स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या p से विभाजित है, p से विभाजित है, तो ए भी p से विभाजित होगा, p से विभाजित होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको मालूम है अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएं। अब ए स्क्वायर, अब मैंने मान लिया 8, 8 का स्क्वायर 2 से विभाजित है। बिल्कुल आप कहोगे 8 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, कैसे? 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 64, और 64 2 से क्या है, विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। भाई 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 64 2 से विभाजित है, 64 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो मैं कह सकता हूं क्या 8 भी 2 से विभाजित होगा? 8 भी 2 से विभाजित है, बिल्कुल है, ये तो सामने दिख रहा है, 8 भी 2 से विभाजित है। मैं बोल दूं कि 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, आप कहोगे बिल्कुल 9 का वर्ग क्या होता है, 81, और 81 3 से पूरा, 81 3 से विभाजित है, 81 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि 9 भी 3 से विभाजित होगा? 9 तो 3 से विभाजित होता ही है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है कि 9 3 से विभाजित होता है। मैं बोल दूं कि 11 का स्क्वायर 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो आप कहोगे बिल्कुल, तो 11 भी 11 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। तो प्रमेय कुछ इस प्रकार का है, ए स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से p से विभाजित है। कोई ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर भी ले लो, सी स्क्वायर भी ले लो, बस लिखने का तरीका है कि ए स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या p से विभाजित है, तो a भी p से विभाजित होगा, और होता भी है, वो हमने देख लिया कैसे। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं कि 16 का स्क्वायर 4 से विभाजित, 16 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। भाई 16 का स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, होता है, तो 16 2 से विभाजित होगा, और 16 2 से विभाजित होता है, ये आपको बिल्कुल मालूम है।
आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि 16 2 से विभाजित है। अगर 16 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 16 तो 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो ये पर में आपको ध्यान रखना है, आगे बहुत ही काम आएगा कि हमें किसी भी √5 को एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करने में ये बहुत ही काम आएगा। तो सबसे पहले ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 1.3 जो अभी 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास कुछ इस प्रकार का है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक क्वेश्चन को गौर से समझना, बाकी वाले सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। तो सबसे पहले √5 एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार है, तो सबसे पहले ये एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें इसका विपरीत मानना है, हमें इसका उल्टा मानना है। उल्टा क्या मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया परिमेय संख्या है। अब आपको मालूम है कि परिमेय संख्या को तो p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, जहां p तथा q क्या है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। बिल्कुल p तथा q क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या है तो p और q क्या होंगे, पूर्णांक, और q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखेंगे कि p और q पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, √5 को हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे गौर से देखिएगा कि p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे, अब देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हम ये मान रहे हैं, ये मानना वैसे जरूरी भी नहीं होता है, पर हमने मान लिया कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया 4/6, ये एक परिमेय संख्या है, आप कहोगे परिमेय संख्या है, p/q के रूप में, और p और q दोनों पूर्णांक है। अब मैं आपको कहूं कि 4 का कोई एक गुणनखंड और 6 का कोई एक ऐसा गुणनखंड जो बिल्कुल सेम टू सेम हो, आप कहोगे 4 का भी गुणनखंड दो, 6 का भी गुणनखंड दो, तो 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, आप लिखोगे 4 तथा 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर कौन हो गया, 2। तो 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 2। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 9 और 12, एक है 9 और एक है 12। अब 9 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, आप कहोगे 9 का भी एक गुणनखंड होता है 3, और 12 का भी एक गुणनखंड होता है 3। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 3। उसी प्रकार p और q, हमने माना है p/q, तो p/q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन सा है उसे हमें ज्ञात नहीं करना है। मान लिया कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे कि इस प्रकार। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4/6 का, 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 है। तो मैं बोलूं कि 4 और 6 को उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे दो, 4 में भी 2 का भाग दो, कितना आएगा 2, 6 में भी 2 का भाग दो, कितना आएगा 3। मैं बोलूं 9/12, 9 और 12 को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दो, उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे दो, तो आप क्या करो, कितना आएगा, 3/4 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है कि p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देने पर अब भाग दोगे तो होगा क्या कि √5 बराबर a/b हो जाएगा। कैसे, जैसे कि यहां पर ये दोनों क्या थे, ये आपके पास क्या था, p/q, भाई 4/6 क्या था आपके पास, p/q, उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग दे दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, a/b। बिल्कुल हो गया। यहाँ पर आपके पास ये कौन था, 9/12, ये कौन था, p/q था, ये एक परिमेय संख्या थी, और इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 का भाग दे दिया तो ये कौन हो गया, 3/4, a/b। कहने का अर्थ है p एक अलग पूर्णांक है, q एक अलग पूर्णांक है, a एक अलग पूर्णांक है, b एक अलग पूर्णांक है। तो इनके अंदर, इन p और q के अंदर उभयनिष्ठ
गुणनखंड का भाग देंगे तो हमारे पास अलग संख्या आएगी, अलग पूर्णांक ही आएंगे जिन्हें हम a और b के रूप में व्यक्त करेंगे। अब गौर से देखोगे यहाँ पे ये 2 और 3, यहाँ पे ये 3 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 3 दोनों क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का अर्थ क्या होता है? सहअभाज्य। अब सहअभाज्य का अर्थ क्या होता है? वह संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मैं बोलूं कि 2 और 3 के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? आप कहोगे 1, मैं बोलूं 1 के अलावा कौन है? तो आप कहोगे सर कोई भी नहीं है। तो 2 और 3 के अंदर 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य। 2 और 3 दोनों एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 4 दोनों सहअभाज्य हैं, क्योंकि 3 के गुणनखंड और 4 के गुणनखंड करोगे तो 3 और 4 का सार्वगुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं होगा। और जिन 2 संख्याओं का या जिन 3 संख्याओं का 4 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड सार्वगुणनखंड ना हो, तो वो दोनों के दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इधर हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या दे दिया? भाग। इधर उभयनिष्ठ गुणनखंड का दे दिया भाग, तो दोनों सहअभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। इधर उभयनिष्ठ गुणनखंड का दे दिया भाग, तो सहअभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। तो आप लिखोगे a तथा b सहअभाज्य संख्याएं है। a तथा b दोनों सहअभाज्य संख्याएं। अब a तथा b सहअभाज्य। अब आगे हम क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छे समझेंगे तो बाकी वाला आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, वज्र गुणा कर दो। b इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणे में, तो आप क्या लिखोगे? b √5 बराबर a। दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो b स्क्वायर इंटू, भाई b के ऊपर वर्ग करेंगे स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और a के ऊपर वर्ग a का स्क्वायर। इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आपको क्या करना है? ये इधर 5 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देना, ठीक है। a स्क्वायर बटा 5। अब गौर से देखिएगा, मैंने आपको एक प्रमेय करवाया था। इधर क्या है? आप लिखोगे a स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित है। भाई a स्क्वायर के अंदर 5 का भाग देना है ना, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर 5 से विभाजित है। यदि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। a 5 से क्या होगा? a 5 से विभाजित होगा, या आप लिख सकते हो विभाजित है। आगे लिख सकते हो प्रमेय से। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप थोड़ा एक गौर से देखना, आपको कुछ समझाना चाहता हूँ मैं, ये चीज समझने लायक है। तो सबसे पहले देखना कि 20 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, बिल्कुल मालूम। 20 का स्क्वायर 405 से विभाजित होता है, तो 20 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो 20 5 से विभाजित है। ये प्रमेय है आपके पास कि 20 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो अब गौर से देखिएगा कि मैं लिख सकता हूं कि 20 बराबर 5 × 4 लिख सकता हूं ना। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में 20 के स्थान पर कौन है? इधर 20 के स्थान पर कौन है? इधर 20 के स्थान पर कौन है? a। 5 के स्थान पे इधर भी 5, और 4 के स्थान पे इधर कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? c। मतलब 20 आपके पास पूर्णांक है, और 5 को किसी अन्य पूर्णांक से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा? a आएगा, फिर 20 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5c। कुछ नहीं करा है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर है, और 20 के स्क्वायर के स्थान पे हमारे पास कौन है? a। इस समझाने के लिए था। यहाँ पे 20 है, और 20 के स्थान में हमारे पास कौन है? a। अब 20 हमें कब प्राप्त होगा? जब 5 को किसी से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो a हमें कब प्राप्त होगा? जब 5 को किसी अन्य पूर्णांक c से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो a का मान आपके पास क्या आ गया? 5c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आप गौर से देखिएगा, कि a का मान 5c। अब a बराबर 5c, लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपके पास? 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो a का मान आपके पास कितना आया? 5c
तो 5c का स्क्वायर कितना आएगा, 5c² बराबर 25c²। अब 5 से ये 25 घटे कितना आ गया 5, तो b² बराबर 5c²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे इधर ही कर लेता हूँ। अब b² बराबर 5c² आपके पास है। अब 5 इधर क्या है, गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो b² बटा 5 बराबर c²। वापस पर मैं b² क्या है, b² क्या है, 5 से विभाजित है, तो b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा या फिर है। अब तो आप लिखोगे क्या, अब बस आपको ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी थी। अब देखो a भी 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है। अब मैं कहूं कि एक है 4, एक है 6। अब 4 किससे विभाजित है, 2 से। 4 किससे विभाजित, 6 किससे विभाजित है, 2 से। भाई 4 भी 2 से विभाजित, 6 भी 2 से विभाजित, तो 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 2 हो गया। तो आप इधर लिखोगे भाई a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित, तो आप लिखोगे a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। बिल्कुल है भाई, a जो है वो 5 से विभाजित है। a 5 से विभाजित कब होगा, जब 5 a का कोई गुणनखंड है, और b भी 5 से विभाजित है। अब b 5 से विभाजित कब होगा, जब b का कोई गुणनखंड 5 है। जैसे कि मैं बोलूं कि b का मान आपके पास कितना है, 15, तो b का गुणनखंड कौन हो गया, 3 × 5। तो मैं बोलूं 15 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है 15, क्योंकि 15 का कोई गुणनखंड 5 है, तो b 5 से विभाजित है, इसका अर्थ b का कोई गुणनखंड 5 है। a 5 से विभाजित है, इसका मतलब a का कोई गुणनखंड कौन है, 5 है। अब a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 5। परंतु शुरुआत में हमने ये प्रूव कर दिया था कि a और b दोनों क्या है, सअभाज्य, और सअभाज्य संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पर कहां से आ गया, यहाँ पर गलती से आ गया। और किस गलती के कारण आ गया, ये उस गलती के कारण आ गया कि हमने शुरुआत में माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, इस गलती के कारण आया है। तो इसका मतलब ये परिमेय है नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अपरिमेय। तो आपको लिखना है अतः कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी, परंतु नहीं, अतः नहीं, फिर लिखोगे परंतु इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b सहअभाज्य है। सहअभाज्य, बिल्कुल हमने ये सिद्ध करा कि सहअभाज्य है, परंतु सहअभाज्य करने के बावजूद, इतना प्रोसेस करने के बावजूद फिर से उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गए। तो कहां से आ गया, सहअभाज्य है कि सहअभाज्य और सहअभाज्य संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है, गलत कल्पना के कारण आया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो यही हमें प्रूव करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और किस प्रकार, तो वापस इस क्वेश्चन का एक रिकैप देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसका बिल्कुल उल्टा मान लिया। उल्टा क्या मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। तो परिमेय संख्या को क्या करते हैं, p बटा q के रूप में। p तथा q क्या है, पूर्णांक, और q बराबर 0 नहीं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है कैसे, जैसे कि 6/9। बोलो 6/9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, आप कहोगे 3। जैसे कि 9/18, बताओ 9/18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, आप कहोगे 3, आप कहोगे 9। तो इसी प्रकार p और q कोई संख्या है, दोनों पूर्णांक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हमने क्या करा कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग, p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देने पर भाग दे दिया, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा दिया। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, a बटा b। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि 6/9 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, आप कहोगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग दोगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 2/3। तो ये था p बटा q, उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग दे दिया तो क्या आ गया, a बटा b आ गया। अब 2 और 3 दोनों क्या है, सहअभाज्य। क्यों है सहअभाज्य, आप कहोगे इनके अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, और जिनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो a तथा b दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इन दोनों का क्या करा, वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करा तो क्या आ गया, 5 √b बराबर a। दोनों का वर्ग कर दिया तो क्या आ गया, b²। √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5, और बराबर a का स्क्वायर। अब 5b² बराबर a। अब 5 इधर गुणे में इधर आया तो भाग में हो गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत। अब प्रमेय है आपके पास कि a² क्या है, 5 से विभाजित है, a² के अंदर 5 का भाग दे रहे हैं, a² 5 से विभाजित है तो a 5 से भी विभाजित होगा या है, 5 से विभाजित होगा या है। अब a 5 से विभाजित क्यों होगा, क्योंकि a का कोई गुणनखंड 5 है। या फिर हम लिख सकते हैं, अब a का मान कितना आएगा, 5c के बराबर आएगा, ये मैंने आपको समझाया है। अब a का मान समीकरण 1 में रख दिया, ये आपके पास रहा समीकरण 1। तो a का मान इसके अंदर रखा 5b² बराबर a का मान 5c का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c²। 5 से ये 25 कट गया 5 बार, तो इधर रह गया b², 5c²। अब आगे आप गौर से देखोगे, हाँ 5c²। आगे आप गौर से देखोगे, ये 5 इधर गुणे में इधर आया तो क्या हो गया, भाग में। अब b² 5 से विभाजित है तो b 5 से भी विभाजित होगा। अब इधर आप देखोगे कि a 5 से विभाजित है, b 5 से विभाजित है, a और b 5 से विभाजित क्यों है, क्यों है। इधर 6 और 9 3 से विभाजित क्यों है, क्यों है 6 और 3 9 से, 6 और 9 3 से विभाजित क्यों, क्योंकि 6 और 9 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। a और b 5 से विभाजित क्यों है, क्योंकि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। परंतु हमने पहले क्या माना था कि दोनों के दोनों, हमने सिद्ध करा कर था कि दोनों के दोनों सहअभाज्य है। तो इससे क्या हो गया, हमारी परिणाम गलत आ गया। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख देना संख्याएं, सहअभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास किस कारण आया, हमारी गलत कल्पना। हमने गलत कल्पना क्या की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी वाला आप खुद ही करोगे। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, आगे वाले क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह कुछ थोड़ी बहुत हिंदी वाली लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये एक अपरिमेय संख्या कैसे है, तो सबसे पहले इसका उल्टा मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है।